नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है अभागा पिता। राकेश अपने चारों भाइयों में सबसे बड़ा है और होशियार भी है। पढ़ने में ठीक ठाक है और आगे पढ़कर नौकरी करने की इच्छा रखता है। राकेश एक अच्छे खासे सामान्य परिवार से है और सुविधाओं और संसाधनों की कोई खास कमी नहीं है। चूंकि राकेश पढ़ने लिखने में अच्छा है, इसलिए राकेश के माँ और पिताजी उसे आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। राकेश ने अभी इसी साल अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाई शुरू ही की थी कि उसके पिता मनोहर लाल जी ने उसकी शादी करने का फैसला कर लिया। राकेश अभी शादी नहीं करना चाहता है क्योंकि अभी उसे आगे पढ़ाई करनी है। पिताजी को शादी इसलिए करनी है कि राकेश घर का सबसे बड़ा लड़का है और जल्दी से बहू आ जाए और घर का पूरा काम संभाल ले। राकेश के पिताजी राकेश को बुलाते हैं। राकेश जी पिताजी, आपने मुझे बुलाया? मनोहर लाल जी बोले। हाँ राकेश, बैठो। देखो, अब तुम ग्रेजुएशन में पहुंच गए हो, इसलिए हमें अब लगता है कि तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। देखो, तुम्हारी माँ कितना काम करती है और बुरी तरह से थक जाती है। पूरा दिन काम में ही लगी रहती है। अब तो डॉक्टर ने भी उन्हें बहुत काम करने से मना किया हुआ है। अभी देखो, तुम्हारे 3 भाई और हैं और सबका काम माँ से नहीं हो पाता बेटा। राकेश बोला। पर पिताजी, अभी तो क्या बेटा, हम लोगों की तो 13-14 साल में ही शादी हो जाती थी। मैंने एक अच्छी सी लड़की देख भी ली है तुम्हारे लिए, बस तुम अब शादी की तैयारी करो। राकेश बोला। लेकिन पिताजी, अभी तो मैं कुछ कमाता भी नहीं हूँ, कैसे मैं उसका ध्यान रख पाऊंगा? पिताजी बोले। तुम उसकी चिंता छोड़ दो, घर में बहू आएगी, जैसे सब लोग रहते हैं वैसे ही वो भी रहेगी। तुम परेशान ना हो। यह कहकर पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। राकेश माँ के पास जाता है और माँ से बोला। माँ, ये सब क्या है? पिताजी मेरी शादी करने जा रहे हैं। अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, मैं कुछ कमाता भी नहीं हूँ, कैसे रखूंगा उसे? माँ, कुछ समझाओ पिताजी को। माँ बोली। बेटा, पिताजी ठीक कह रहे हैं। अब मुझे देखो, रोज बीमार रहती हूँ, अब मैं घर का काम भी नहीं कर पाती। उधर रोज डॉक्टर के यहाँ का चक्कर। पता नहीं भगवान, मैं बहू का मुंह भी देख पाऊंगी या नहीं। बेटा, शादी कर ले, कम से कम जिंदगी रहते बहू तो देख लूंगी, और भगवान उस लायक रखे तो अपनी नाती पोतों को भी देख लूंगी। राकेश झल्ला कर वहां से चला जाता है और पढ़ने के लिए साइकिल से यूनिवर्सिटी चला जाता है। उधर राकेश के पिताजी दोपहर में जब खाना खाने आते हैं तो राकेश की माँ पिताजी से बोली। राकेश की माँ। अरे सुनिए। पिताजी। हाँ। राकेश की माँ। क्या हुआ? राकेश की माँ। अरे आज सुबह राकेश से कुछ बोले थे क्या आपने? पिताजी। हाँ, उसकी शादी के लिए पूछा था। राकेश की माँ। हाँ, बड़ा परेशान था, आया था मेरे पास भी। पिताजी ने पूछा। क्या कह रहा था? माँ, अरे वही जो आपसे बात हुई थी शादी के लिए। मुझसे कह रहा था कि आपसे बात करे, अभी शादी नहीं करना चाहता है। पिताजी। तो तुमने क्या कहा? माँ बोली। मैंने कुछ नहीं बोला, यही कहा। पिताजी ठीक ही कह रहे हैं, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। पिताजी बोले। ये सब अपने मन के हो गए हैं, पता नहीं क्या करेगा अपनी जिंदगी में। माँ बोली। अच्छा खाना बनाइए, गुस्सा मत करिए, समझ जाएगा। अरे कोई रिश्ता भी आया है या ऐसे ही आप शादी करने चले हैं? पिताजी। अरे वो तुमको बताया था ना मैंने, वो कैलाश की बेटी इंटरमीडिएट में पढ़ रही है और सुंदर भी है। अपना राकेश भी उन्हें पसंद है। कल ही तो आए थे दुकान पर, कह रहे थे रिश्ते के लिए, फोटो भी दिखा रहे थे लड़की की। मुझे तो बहुत पसंद आई। अब ये तुम्हारे सुपुत्र कुछ बोले तो कैलाश जी से बात आगे करके बात करें। माँ। अरे मान जाएगा, अभी थोड़ा लड़कपन है, समझ जाएगा। पिताजी बोले। मैंने कैलाश जी को रविवार को घर बुलाया है,
बातचीत करने के लिए। फोटो भी लाने के लिए बोला है बिटिया की। अपने दुलारे को कह देना घर पर ही रहे, रविवार को कहीं घूमने न निकल जाए। माँ बोली ठीक है। पिताजी दुकान पर चले जाते हैं और शाम को जब राकेश घर वापस आता है तो माँ सब बात बताती है और राकेश को रविवार को कैलाश जी के आने के बारे में बताती है। रविवार के दिन राकेश के घर पर मेहमान आने वाले हैं। राकेश के पिताजी बाजार से मिठाई लेकर आए हैं और कैलाश जी घर आते हैं और राकेश के लिए अपनी लड़की को ब्याह करने का प्रस्ताव रखते हैं। खाना पीना होता है और लड़की सुमन की फोटो घर में सबको बहुत अच्छी लगती है और शादी की बात पक्की हो जाती है। राकेश के पिताजी, कैलाश जी, हमारे यहाँ तो सुमन सबको पसंद है, तो आगे की बात भी आज ही कर ली जाए। सुमन के पिताजी बोले, जी जरूर, आप सही कह रहे हैं, बताइए। राकेश के पिताजी, अरे मुझे तो बस एक अच्छी लड़की चाहिए कैलाश जी, और भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है हमारे पास, बस राकेश की माँ को एक सहारा मिल जाए। अभी राकेश के तीनों छोटे भाई भी हैं, तो एक सहारा हो जाएगा। सुमन के पिताजी बोले, अरे हमारी सुमन सब संभाल लेगी, आप चिंता मत करो। हमने अपनी बेटी को सब कुछ सिखाया है। सब बात होने के बाद कैलाश जी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं और पंडित से पूछकर शादी की तारीख रखने की बात होती है। इधर राकेश के घर में भी सब लोग बहुत खुश हैं और जल्दी से शादी की तारीख का इंतजार करते हैं। पंडित जी ने अगले महीने ही शादी की तारीख बताई है। कैलाश जी मनोहर लाल राकेश के पिताजी को दुकान पर आकर बताते हैं कि शादी की पहली तारीख अगले महीने ही मिल रही है और राकेश और सुमन की शादी भी बहुत अच्छी बन रही है। दोनों की कुंडलियां भी मिलवा ली हैं। मनोहर लाल और कैलाश जी एक दूसरे से गले मिलकर बधाई देते हैं और शादी पक्की करते हैं। उधर कैलाश घर जाते हैं और इधर मनोहर लाल जल्दी से घर जाकर राकेश की माँ को शादी की तैयारी के बारे में बताते हैं। दोनों घरों में खुशी के साथ साथ बहुत हलचल मच जाती है कि इतने कम समय में कैसे सब तैयारी होगी, कैसे सबको निमंत्रण भेजा जाएगा, कैसे शादी तक सब इंतजाम हो पाएगा। शाम को जब मनोहर लाल दुकान से घर आते हैं तो बाहर से ही बोलते हैं, अरे राकेश की माँ, सुनती हो? माँ क्या हुआ? मनोहर लाल, अरे कैसे की तैयारी की जाए, कम समय ही नहीं है, जरा राकेश, नीलेश, सुमेश और दिवाकर को बुलाओ। माँ सबको बुलाती है। मनोहर लाल बोले, बेटा देखो, अगले महीने ही शादी की तारीख मिली है, अभी कुछ तैयारी भी नहीं हुई है, हम सबको मिलकर सब तैयारी करनी पड़ेगी। सबने बोला, जी पिताजी। पिताजी सबको कुछ काम बांट देते हैं और दूसरे दिन से सब लोग शादी की तैयारी में लग जाते हैं। उधर राकेश की माँ अपने मायके से कुछ लोगों को बुला लेती है और शादी की तैयारी पूरे जोर शोर से शुरू हो जाती है। उधर कैलाश जी के यहाँ भी शादी की तैयारी शुरू हो गई है। शादी की तारीख आ गई है और बड़े धूमधाम से राकेश और सुमन की शादी हो जाती है। कैलाश और मनोहर लाल दोनों बहुत खुश हैं और शादी के बाद सुमन राकेश के घर आ जाती है। राकेश और सुमन मिलकर जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। उधर मनोहर लाल ने राकेश को अब धीरे धीरे दुकान का काम भी देखने के लिए बोल दिया है। इसलिए यूनिवर्सिटी से आने के बाद अब राकेश दुकान पर बैठने लगा है। उधर सुमन अपने सासू माँ के साथ घर का काम संभालने लगी है। राकेश को भी सुमन का साथ अच्छा लगने लगा है। राकेश, सुमन तुम खुश हो मेरे साथ? सुमन, हाँ। और आप? राकेश, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। सुमन शर्मा कर, धत आप बड़े वो हैं। राकेश, क्या है बताओ, तुम मुझे पसंद नहीं करती क्या? सुमन सिर हिलाते हुए, हाँ। राकेश, अच्छा, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? सुमन बोली,
कुछ नहीं, बस आपका साथ मुझे अच्छा लगता है। राकेश, इसके अलावा? सुमन, पढ़ना अच्छा लगता है, फिल्म देखना भी अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है। राकेश, चलो हम लोग कल फिल्म देखने चलते हैं। सुमन, पहले माँ पिताजी से पूछ लीजिए। राकेश, हाँ पूछ लूंगा। बातें करते करते राकेश और सुमन एक दूसरे में खो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह राकेश माँ से बोला, माँ, हाँ बेटा बोल। राकेश, माँ सुमन को आज शहर ले जाऊं? माँ मुस्कुराते हुए, कहाँ ले जाएगा? राकेश, बस ऐसे ही शहर दिखाने। माँ बोली, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, मैं तुम्हारे पिताजी को बता दूंगी। राकेश, ठीक है माँ। राकेश के पिताजी दोपहर में खाना खाने आते हैं और आवाज लगाते हैं, सुमन बेटा खाना दे दे। राकेश की माँ बोली, लाती हूँ। पिताजी, अरे सुमन कहाँ गई? तबीयत तो ठीक है उसकी, दिन भर दौड़ती रहती है। माँ, अरे ठीक है, आज राकेश के साथ शहर गई है। पिताजी, क्या हो गया? माँ, अरे कुछ नहीं, दोनों घूमने टहलने गए हैं। पिताजी, अच्छा। माँ, अरे अच्छा है, जब से आई थी घर में ही बैठी थी बेचारी, थोड़ा उसका भी मन अच्छा हो जाएगा। पिताजी, हाँ वो तो ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। सुमन के आने से तुम्हें बहुत आराम मिल गया है, सब काम बहुत अच्छे से संभाल लिया है उसने। माँ बोली, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छी बेटी है, मुझे तो कोई काम छूने भी नहीं देती। मेरी तो बेटी नहीं है, लेकिन बेटी की कमी सुमन ने पूरी कर दी है। पिताजी, चलो मैं दुकान पर जाता हूँ, राकेश आ जाए तो दुकान पर भेज देना, शाम को मुझे एक जगह जाना है, तो वो दुकान देख लेगा। माँ जी, ठीक है। उधर शहर में राकेश और सुमन फिल्म देखते हैं, घूमते और टहलते हैं, होटल में खाना खाते हैं और फिर शाम को घर लौट कर आते हैं। दोनों बहुत खुश हैं और सबके लिए मिठाई भी लेकर आए हैं। घर पहुँचते ही, माँ बेटा आ गए तुम लोग? राकेश और सुमन बोले, हाँ माँ। माँ, बेटा हाथ मुंह धो लो, मैं चाय पानी लाती हूँ। राकेश और सुमन हाथ मुंह धुल कर आते हैं। माँ, राकेश बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें दुकान पर बुलाया है, उन्हें कहीं जाना है, तुम दुकान पर चले जाओ। राकेश, आज भी उन्हें जाना है? रोज शाम को पिताजी कहाँ जाते हैं माँ? वो कह रहे थे किसी से मिलने जाना है। राकेश, ठीक है माँ, मैं जाता हूँ, कहकर दुकान पर चला जाता है। राकेश दुकान पर जाता है और पिताजी गल्ले से पैसे गिनकर अपनी जेब में रखते हुए राकेश से बोलते हैं कि अभी लौटकर आज का हिसाब करेंगे। राकेश, जी पिताजी। राकेश को कुछ तो अटपटा लगता है, लेकिन वो पिताजी से कुछ नहीं बोलता है। शाम को पिताजी और राकेश दुकान बंद करके घर आते हैं। सब लोग खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उधर माँ के दिमाग में राकेश की बात की, रोज पिताजी शाम को कहाँ जाते हैं, और राकेश के दिमाग में शाम को पिताजी का पैसे लेकर दुकान से जाना खटकता रहता है। राकेश अपने कमरे में थोड़ा परेशान सा दिखता है तो सुमन पूछती है, अरे सुनो, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? राकेश, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सुमन, मुझे नहीं बताओगे? राकेश बोला, अरे कुछ नहीं है बाबा। सुमन कुछ नहीं बोलती। राकेश, अच्छा बताता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि पिताजी कोई बात तो जरूर हम लोगों से छुपाते हैं और बताते नहीं। बस सुमन, ऐसा क्या हो गया जी? राकेश, कुछ नहीं, आज शाम को जब मैं दुकान पर गया तो पिताजी गल्ले से सब पैसा लेकर कहीं गए, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, वो अक्सर ऐसा करते हैं, मैंने कई बार देखा। सुमन बोली, आपने पूछा नहीं पिताजी से? राकेश, पूछा कई बार, लेकिन बस गुस्सा होकर चले जाते हैं, कुछ बताते ही नहीं। सुमन, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा जिसके लिए आप इतना परेशान हो रहे हो। उधर माँ अपने कमरे में पिताजी से, सुनिए, कुछ बात करनी थी आपसे। पिताजी, क्या हुआ? मुझे नींद आ रही है,
बताओ जल्दी से। माँ आप बताइए, दुकान तो ठीक ठाक चल रही है। पिताजी हाँ, क्या तुम अब दुकान पर चलाओगी? माँ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। पिताजी सब ठीक चल रहा है, तुम लोगों को कोई जरूरत हो तो बताओ। माँ नहीं, बस ऐसे ही, आप परेशान रहते हैं और कुछ बोलते भी नहीं। मैंने सोचा कुछ दिक्कत तो नहीं। पिताजी तुम्हारा खाली दिमाग शैतान का घर हो गया है। बहू के आने से तुम्हारे पास कोई काम धाम नहीं है आजकल। माँ अच्छा गुस्सा मत कीजिए, मैं ऐसे ही बोल रही थी। दूसरे दिन सुबह फिर रोज की तरह जिंदगी चलने लगती है। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। घर में अब राकेश सुमन के साथ साथ तीनों भाई भी बड़े होने लगे हैं, तो घर का खर्चा भी बढ़ गया है। राकेश भी दुकान पर ही बैठता है और उसे भी अभी कहीं कोई नौकरी नहीं मिली है। पिताजी की दुकान से जो भी आमदनी होती है उससे सिर्फ घर का खर्चा ही निकल पा रहा है। लेकिन इसकी भनक घर में किसी को न थी कि पिताजी घर कैसे चला रहे हैं। साथ ही अभी पिछले साल पिताजी ने सूद पर 5 लाख रुपए राकेश की शादी के लिए लिया है, उसे भी भरना पड़ता है। धीरे धीरे समय कटने लगता है और एक दिन पता चलता है कि सुमन पेट से है। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सब लोग बहुत खुश हैं कि घर में नया मेहमान आने वाला है। अगले ही दिन इसकी सूचना कैलाश जी को मिलती है, तो वो भी सुमन से मिलने घर आते हैं। अब माँ जी सुमन को ज्यादा काम नहीं करने देती और खुद ही काम में लगी रहती हैं। सुमन अगर काम करने के लिए उठती भी है तो उसे माँ कुछ काम करने नहीं देती। साथ ही सुमन का पूरा ध्यान भी रखती है। डॉक्टर के पास जाना, दवाई खिलाना और सबका ध्यान माँ रखती है। इधर पिताजी जल्दी जल्दी जो सूद पर पैसे लिए थे उसे साहूकार को देने में लगे हैं। उधर धीरे धीरे सुमन की डिलीवरी का समय नजदीक आने लगा है। माँ घर में नए मेहमान के आने की पूरी तैयारी में लगी हुई है। सुबह सुबह सब लोग उठे ही थे कि अचानक राकेश अपने कमरे में चक्कर खाकर गिर जाता है और दीवार पर उसका सिर बहुत तेजी से लड़ जाता है। राकेश वहीं तुरंत बेहोश हो जाता है। सुमन जोर जोर से चिल्लाती है, पिताजी पिताजी सुनिए। सब लोग बाहर से भागकर अंदर आते हैं तो देखते हैं राकेश जमीन पर बेहोश पड़ा है और सुमन जोर जोर से डर के मारे रोए जा रही है। पिताजी राकेश की ऐसी हालत में देखकर घबरा जाते हैं और तुरंत ही पिताजी राकेश को अस्पताल लेकर भागते हैं और भाइयों को सुमन की देखरेख करने के लिए बोलते हैं। उधर सुमन का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। पिताजी और माँ राकेश को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं और इमरजेंसी में डॉक्टर देखते हैं और कुछ टेस्ट और दवाई लिखते हैं। चेकअप और रिपोर्ट देखकर डॉक्टर बोला, इनके साथ कौन है? मनोहर लाल राकेश के पिताजी। हम हैं साहब। डॉक्टर आइए, आपसे कुछ बात करनी है। मनोहर लाल जी डॉक्टर के केबिन में जाते हैं। डॉक्टर बैठिए। मनोहर लाल को राकेश की पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं और ऐसे बताते हैं कि राकेश कोमा में चला गया है। ऐसी स्थिति में मरीज जिंदा तो रहता है लेकिन वो अपने से कुछ भी नहीं कर सकता और न ही कुछ याद रहता है। मनोहर लाल जी बोले, डॉक्टर साहब जैसे भी हो बस ठीक कर दीजिए मेरे बेटे को। देखिए हम प्रयास करेंगे लेकिन कितना समय लगेगा कोई कुछ कह नहीं सकता। हो सकता है 15-20 दिन लगे या हो सकता है 2-4 महीने लग जाएं। मनोहर लाल जी, जी डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगा। डॉक्टर बोला, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। मैं कुछ दवाई लिख रहा हूँ, लेकर आइए। हम कोशिश करेंगे, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। मनोहर लाल अपने सिर पर हाथ रखकर रोने लगते हैं। दवा लाते और सब इंतजाम करते शाम हो गई है। मनोहर लाल जी माँ से बोलते हैं, तुम घर जाओ, बहू अकेली है वहाँ पर।
ध्यान रखो मैं यहाँ पर हूँ। और बोलते हैं कि कमरे की अलमारी में कुछ पैसे रखे हैं, उसे लेते आना। माँ उदास घर लौट आती है। शाम को घर पहुंचकर सुमन माँ से राकेश का हाल पूछती है तो माँ पूरी बात बताती है और कहती है डॉक्टर ने बोला है कि जल्द ही ठीक हो जाएगा, और गला भर जाता है। सुमन को माँ की बात में कुछ ठीक नहीं लगता है। वो माँ से कहती है कि माँ मुझे भी इन्हें देखने जाना है। माँ बोलती है बेटा ठीक है राकेश, डॉक्टर बोले हैं जल्द ही ठीक हो जाएगा। इधर सुमन की अब चलने फिरने में दिक्कत होने लगी है। रोज सबके लिए खाना पीना बनाना और घर की साफ सफाई भी नहीं हो पा रही है। सुमन को अब बहुत काम हो जा रहा है, इसलिए उसका भी मन कहीं भी ठीक नहीं रहता। ऐसे ही हफ्ता भर हो गया और राकेश अभी तक घर नहीं आया। सुमन आज सुबह से ही माँ से बोली, आज तो कह रही थी जल्द ही ये आएंगे, क्या हुआ? मुझसे आप कुछ छुपा रही हैं क्या? पिताजी भी नहीं आ रहे, मुझे इनके पास ले चलिए, मुझे उन्हें देखना है। यही बातें कर ही रहे थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। माँ बोली कौन है? उधर से आवाज आई, अरे दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा खोलते हैं तो सामने साहूकार खड़े हैं। माँ हाँ जी बताइए। साहूकार बोला, अरे मनोहर लाल को बुला दो, उनसे कुछ काम था। माँ वो तो अस्पताल में है, राकेश बीमार है। साहूकार अच्छा जब आएंगे तो मेरे पास भेज देना। माँ ठीक है, कुछ ऐसा काम हो तो मुझे बता दीजिए। साहूकार नहीं बता देना बस। माँ अस्पताल जाती है, मनोहर लाल जी के लिए खाना लेकर तो पूरी बात पिताजी को बताती है। साथ ही ये भी बताती कि सुमन बहुत जिद करती है आने के लिए। मनोहर लाल जी की आंखों में आंसू भरे रहते हैं और राकेश की माँ को देखकर कहते हैं पता नहीं मेरा लाल बचेगा या नहीं। माँ पिताजी के मुंह के हाथ रखकर ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? मनोहर लाल कुछ आराम तो नहीं है क्या? बोले भगवान सब कुछ ले लो मेरा, बस मेरा बेटा वापस ला दो, कहकर रोने लगते हैं। माँ भी रोने लगती है। उधर सुमन के पिताजी को पता चलते ही अस्पताल पहुँचते दोनों लोगों को ढाढ़स बंधाते हैं और किसी भी जरूरत के लिए वो खड़े हैं ऐसा बोलते हैं। राकेश की माँ घर वापस आ जाती है। अपने पिताजी को घर पर देख सुमन जोर जोर से रोने लगती है। कैलाश जी सुमन को समझाते हैं और कहते हैं कि कल तुमको अस्पताल ले चलूंगा, देख लेना राकेश को। दूसरे दिन सुमन अपने पिता के साथ अस्पताल जाती है और राकेश को ऐसी हालत में देखकर वहीं बैठ जाती है। उसके आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। उसको पानी पिलाकर बैठाया जाता है और सब लोग बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा राकेश, परेशान मत हो तुम। शाम को राकेश के पिताजी सुमन को लेकर घर आते हैं। इधर सब जमा पूंजी घर की खत्म हो गई है, कुछ भी नहीं है अब घर में। जो कुछ था सब पिछले 7-8 दिनों में खत्म हो गया। अब पिताजी भी हिम्मत जवाब देने लगी है और शाम को सुरेश साहूकार से मिलने जाते हैं। मनोहर लाल पूरी दास्तान सुरेश साहूकार को बताते हैं और कहते हैं कि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपका उधार चुकता कर सकूं, और कहते हैं कि मुझे और कुछ पैसों की जरूरत है। सुरेश बोला, देखो मैं आपको ऐसे तो पैसे नहीं दे पाऊंगा क्योंकि तुम कब पैसे दे पाओगे कुछ पता नहीं है, इसलिए अगर कुछ गिरवी रखो तब कुछ हो सकता है। मनोहर लाल अपनी दुकान को गिरवी रखकर 3 लाख रुपए लेकर आते हैं। दूसरे दिन अस्पताल में डॉक्टर आते हैं, राउंड पर बताते हैं मरीज कोई रिस्पांस नहीं कर रहा है, हमें लगता है इन्हें रेफर करना पड़ेगा। मनोहर लाल डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर साहब किसी तरह से ठीक कर दीजिए और जोर जोर से रोने लगते हैं। डॉक्टर अपने कमरे में ले जाता है और समझाता है कि हिम्मत से काम लीजिए, ऐसे केसेस में ऐसा होता है, इनको जो सुविधाएं चाहिए वो यहाँ उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनको रेफर कर रहा हूँ,
हो सकता है वहाँ की दवाओं से इनको आराम मिल जाए। राकेश को दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। उधर राकेश की याद में सुमन खाना पीना सब कुछ छोड़ देती है, गुमसुम सी रहती है और रोज शाम को अस्पताल से किसी अच्छे समाचार की उम्मीद लगाए बैठी रहती है। अब इधर सुमन का बच्चा भी पूरे दिन का हो रहा है। उसे कभी भी बच्चा हो सकता है, लेकिन वो पति की याद में बेसुध रहती है। उसे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। दूसरे दिन अस्पताल में बड़े डॉक्टर आकर देखते हैं और बताते हैं कि राकेश का ब्रेन डेड हो गया है और ये 2-3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। डॉक्टर की बात सुनकर मनोहर लाल जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वे वहीं बेसुध होकर बैठ जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि जिसको भी बुलाना है बुला लीजिए इन्हें देखने के लिए। ये समाचार आग की तरह चारों ओर फैल जाती है और गांव के आस पड़ोस के लोग राकेश को देखने अस्पताल जाने लगते हैं। ये देखकर राकेश का भाई आकर अपनी भाभी सुमन को सब बताता है। यह सुनकर सुमन टूट जाती है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। बेसुध बिना कुछ खाए पिए पड़ी रहती है और उससे अपना भी कोई होश नहीं है। उधर अगले ही दिन डॉक्टर बताते हैं कि राकेश की मृत्यु हो चुकी है। राकेश को लेकर सब लोग घर आते हैं। बेहाल सुमन यह देखकर राकेश को उठाती है। चलो, मैंने खाना बनाया है। सब लोग उसे पकड़कर कमरे में ले जाते हैं। वहीं वो बेसुध पड़ी रहती है। राकेश को सब लोग लेकर शमशान घाट लेकर चले जाते हैं। पिताजी की राकेश का क्रियाकर्म करते हैं। घर में सुमन पानी पानी ऐसे चिल्लाती है। माँ पानी लेकर जाती है तो देखती है कि सुमन का शरीर बुखार से तप रहा है। उधर राकेश के चिता की आग अभी ठंडी न हुई थी कि इधर सुमन को लेकर सब लोग अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टर ने देखा तो पता चला कि बच्चा पेट में ही खत्म हो गया है और पूरे शरीर में जहर फैल गया है। डॉक्टर तुरंत ही ऑपरेशन करके बच्चे को निकालते हैं और सुमन को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सुमन के शरीर में जहर इतना ज्यादा फैल गया है कि उसको बचाया नहीं जा सका। मनोहर लाल जी की आंखें पथरा गईं और मानो पूरा संसार आज उनके लिए उजड़ गया है। एक बेबस, बेसहाय और किस्मत के आगे एक अभागा पिता कुछ न कर सका और उसके सामने ही उसके कलेजे के टुकड़े चले गए। एक पिता ने अपना सब कुछ हंसते हंसते लुटा दिया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।